नए दिखाई दे रहे हैं मुझे, परेशान मत होइएगा। क्वेश्चन जहां तक समझ में आएगा उसको करिएगा, जो नहीं आएगा वो तुरंत पूछ लीजिएगा। एक दो लोग ही ऐसे दिख रहे हैं, बाकी लोग क्योंकि क्वेश्चन किए हुए हैं तो उनको दिक्कत नहीं है। मैं आपको पीडीएफ सामने आपको दिख रहा होगा और मैं आप लोगों को शेयर भी कर रहा हूँ चैट बॉक्स में, आप सभी लोग देख लीजिएगा। जरा क्लिक कर लीजिएगा, देखिएगा क्वेश्चन आपको दिख रहा है। इलस्ट्रेशन 8 पेज नंबर 4.49। इलस्ट्रेशन 8 4.49। देखिए 7 तक क्वेश्चन किया था तो काफी नई चीजें हमको मिली थी, यानी हम जो 8th क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसमें कुछ नई चीजें और दिखाई देंगी आपको, जिसका एडजस्टमेंट हमको सीखना है। और जैसा कि मैंने लास्ट में बताया था कि हम लोग धीमे धीमे करके 1 to 1 एक एक चीज सीखते हुए जाएंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अच्छा अब मैं चाहता हूं आप सभी लोग एक बार इसको क्वेश्चन को रीड कर लें, सभी लोग। इलस्ट्रेशन 8 पेज 4.49 पेज नंबर इलस्ट्रेशन 8। सर 5th क्वेश्चन नहीं करवाएंगे सर? 8th सर, पहले 8th कर लेते हैं। ठीक सर। मैं फिर से शेयर कर दे रहा हूँ, कुछ लोग अभी जस्ट अभी आए हैं तो उनको नहीं दिख रहा होगा चैट बॉक्स में। मैंने फिर से शेयर कर दिया है। 4.49 पेज नंबर इलस्ट्रेशन 8। 1 घंटा लगेगा इस क्वेश्चन को कराने में, तो एक बार इसको अच्छे से रीड कर लीजिए सभी लोग। रीड कर लिया होगा। अच्छा, एग्जाम में आपका क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही आएगा, मतलब इसी तरीके के फॉर्म में होगा। हो सकता है 2-3 एडजस्टमेंट अलग तरह के हों, लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है एग्जाम का। तो जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो देखिए कैसे पढ़ते हैं और मन में क्या सोचते हैं। तो देखिए पायनियर लिमिटेड है, यानी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है क्योंकि सिर्फ लिमिटेड लिखा है, और शेड्यूल 3 के हिसाब से इनका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और सबका हिसाब भी देना है अलग से। अब कुछ दिया है जिसमें कुछ डेबिट और क्रेडिट लिखा है, ये है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में मैंने आप सभी को बताया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ भी आपको दिखाई देगा वो केवल एक जगह जाएगा, एक जगह। क्रेडिट होगा तो या तो लायबिलिटी में जाएगा या इनकम में जाएगा, क्रेडिट होगा तो या तो लायबिलिटी में जाएगा या इनकम में जाएगा, और अगर डेबिट में होगा तो एक्सपेंस में या एसेट में जाएगा। बस इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको याद होगा मैंने नोट 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी बताया था, आपको सारे नोट्स बताए थे और करने का तरीका बताया था। करने का तरीका क्या था? पहले पन्ने पर बनेगा बैलेंस शीट, दूसरे पन्ने पर बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, कई लोग पहले पन्ने पर प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, दूसरे पन्ने पर बैलेंस शीट, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तीसरे पन्ने पर नोट्स टू अकाउंट बनेगा, यानी सारी डिटेल। तो आप सभी को बता दूं, नोट 1 हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन में जब आपने पढ़ लिया होगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल और उसके नीचे कॉल इन एरिया दिखाई दे रहा होगा, और एक सबसे नीचे जाएंगे तो पहला पॉइंट
द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। में लिखा है 2000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए नोट 1 प्रेफरेंस शेयर है नहीं, तो पहले नोट 1 हम लोग करेंगे। आपके सामने देखिए पेज नंबर 3 पे नोट्स टू अकाउंट में पहला नोट शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस है नहीं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल में पहले होता है ऑथराइज्ड। तो क्वेश्चन में हमको अगर आपने ध्यान दिया होगा तो 10,000 शेयर 100 का दिया हुआ है, यानी कुल 10 लाख का है। फिर नीचे एक इंफॉर्मेशन था 2000 शेयर ऐसे हैं जिनमें हमने पैसे नहीं लिए, पैसे की जगह हो सकता है बिल्डिंग ले लिया हो, स्टॉक ले लिया हो, कुछ ऐसी चीजें, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे जैसे इन्होंने लिखा है कि ऑफ द अबव 2000 शेयर्स हैव बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये केवल इंफॉर्मेशन है, इसको ब्रैकेट में लिख लिया। कॉल इन एरियर का मतलब होता है पैसा मांगा लेकिन नहीं मिला, तो नहीं मिला है तो माइनस कर दीजिए, क्योंकि कुल कितना मिला है इसका हिसाब हो जाए। तो लेस कॉल इन एरियर 1000 किया तो 9,99,000 हमको मिला होगा और टोटल हिसाब हो गया। एक नजर से देख लीजिए नोट 1। ठीक है, देख लिया होगा आपने। मैं फिर से वापस क्वेश्चन की तरफ आता हूं। क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा तो मैंने आपसे कहा कि 3 पेजेस का इस्तेमाल करेंगे। पहला पन्ना बैलेंस शीट, दूसरा पन्ना प्रॉफिट लॉस, तीसरा पन्ना नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में पहला नोट होता है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का। इक्विटी शेयर देखिए क्वेश्चन में 100 रुपए का दे रखा है और 10 लाख सामने दिया है, यानी 10,000 शेयर होंगे, और नीचे कॉलिंग एरियर दिया, यानी इतना पैसा नहीं मिला होगा। इन्होंने 10 लाख को 1000 से माइनस किया, 9,99,000 का हिसाब कर लिया। ये इक्विटी शेयर कैपिटल का हिसाब हो गया, और नीचे 2000 शेयर जो अदर देन कैश दिया था उसको ब्रैकेट में लिख लिया हमने। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं था, इसलिए नोट 1 मेरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए और नोट 1 फिर से देख लीजिए। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप तुरंत पूछ लीजिए। अगर सर ये कॉल इन एरियर एडिशनल इंफॉर्मेशन में देता, अगर मान लीजिए, तो ये दूसरा कॉल इन एरियर कहाँ जाता? असेट्स में जाता क्या सर? नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ कहाँ जाता हूँ। सर देखिए, कोई भी चीज अगर दी है तो अगर ट्रायल बैलेंस का पार्ट है, अगर ट्रायल बैलेंस का पार्ट है तो एक ही जगह जाएगा। ठीक है, कॉल इन एरियर आपने सही पकड़ा, एक तरह से एसेट है, पैसा मांगा दिया नहीं तो हम लेंगे, और यही कारण है कि टोटल लायबिलिटी से माइनस कर दिया है, इसको नेटिंग कहते हैं। तो होता क्या है, आपने हाँ आपने पूछा ये जाएगा क्या? हाँ नहीं, एज ए एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर दी होती तो क्या करते फिर? वही मैं बता रहा हूँ सर। कॉल इन एरियर की पहले एंट्री समझ ले। कॉल इन एरियर की एंट्री क्या होती है? कॉल इन एरियर की एंट्री होती है पैसा मांगा और नहीं मिला। जैसे फाइनल कॉल में पैसा मांगा, आपको नहीं मिला, तो इसकी एंट्री होती है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर। यानी एक तरफ इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में जाता और दूसरा कॉल इन एरियर में दिखाई देता। ठीक है सर, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में दिखाई देता और दूसरा कॉल इन एरियर में दिखाई देता। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल लायबिलिटी है और कॉल इन एरियर एसेट है। एसेट, बिल्कुल सर, वही कह रहे हैं। ठीक है सर, तो नोट 1 हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया, और अभी तक कॉल इन एरियर कहीं नहीं आया था, यहाँ आया तो अब आप समझ गए इसका करना क्या है। ठीक है, चलिए अब हमारा नोट 1 को बैलेंस शीट में पुट करिए। बैलेंस शीट का फॉर्मेट सबको पता है, पहले कंपनी का नाम, फिर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 हमने लिखा,
पर्टिकुलर नोट्स और अमाउंट, क्योंकि एक ही साल का दिया है तो एक ही साल का बनाएंगे। पहला पार्ट शेयर होल्डर फंड और उसका पहला ए शेयर कैपिटल है। देखिए नोट 1 लिखा, 9,99,000 लिखा। अब इसी का बी पार्ट है रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि जो मुनाफा बचता है वो भी मालिक का ही पैसा होता है। तो रिजर्व एंड सरप्लस लिखेंगे, आगे नोट 2 लिखेंगे। और मैंने आपसे बोला था नोट 2 पूरा कभी वैल्यू नहीं लिखते हैं। कारण क्या है, यह पहले भी बताया था, अभी बता रहे हैं। ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस देखिए 86,700 दिखाई दे रहा है ट्रेडिंग में। देखिए जरा 86,700 दिख रहा है ओपनिंग, यानी पिछले साल से मुनाफा चला हुआ है। चलिए इसके अलावा और ढूंढिए कोई पैसा रिजर्व का फंड का दिख रहा है। तो एक जनरल रिजर्व ऊपर देखिए 2,10,000 का दिख रहा है। और कोई फंड या और कोई रिजर्व हो तो देख लीजिए। तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो नोट 2 में हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस, इस साल का मुनाफा, जनरल रिजर्व। इसके अलावा कोई भी रिजर्व या फंड दिखेगा जो लायबिलिटी का नेचर का होगा, यानी क्रेडिट साइड दिखेगा, वो आपका सीधे आ जाएगा नोट 2 में। नोट 2, चलिए देखते हैं नोट 2 कैसे बना। देखिए जनरल रिजर्व 210 पूरा लिखा है। प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग या इस साल का 86,700 दिया है, वो भी हमने लिख लिया। 86,700 लिख लिया आपने। बस नोट 2 जल्दी से देख लीजिए। ये सर प्रॉफिट एंड लॉस तो जब बनाने के बाद जो आएगा सरप्लस, उसका उसका वाला पार्ट है ना हाँ सर ये? सर देखिए हुआ क्या, मैं आपको कुल बताऊं। इस प्रश्न में प्रॉफिट एंड लॉस बनाया ही नहीं गया। कारण जानते हैं सर इसका क्या है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, देखिए ध्यान से अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो इस क्वेश्चन में ना कोई एक्सपेंस दिख रहा है ना कोई सेल दिख रहा है। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस बन चुका है और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 86,700 दिख रहा है। राइट सर। ठीक है, बाकी सारे नेचर एसेट और लायबिलिटी के ही हैं। अदरवाइज पुराने पीछे के क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, सेल परचेज खर्चे सब दिए थे, तो उसके बाद हम लोग नोट 2 कंप्लीट मानते थे। अदरवाइज नोट 2 के साथ याद करिएगा, मैं हमेशा कहता था इसको छोड़ दीजिएगा, आखिरी में करेंगे इस साल का मुनाफा जोड़ने के बाद, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया है तो हमने डायरेक्टली पुट कर दिया। हाँ जी सर। ठीक है, नोट 2 सभी लोग देख लीजिए। ना आए तो प्रश्न तुरंत पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ। चलिए मान लेता हूं आप लोगों को नोट 2 आ गया। बैलेंस शीट में ऊपर आइए, देखिए रिजर्व एंड सरप्लस नोट 2 296,700 आ गया। अब बैलेंस शीट में सेकंड आता है नॉन करंट लायबिलिटी और थर्ड आता है करंट लायबिलिटी। ठीक है, यानी एक लंबे अवधि का उधारी और नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा, और एक छोटे समय की है वो करंट लायबिलिटी आता है। तो इसको बताने से पहले जरा सुनिएगा, अगर लोन लंबे समय के लिए लिया है तो नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा, लेकिन इस लोन का अगर इंटरेस्ट है, दे दिया है तब तो ठीक है, नहीं दिया है तो लायबिलिटी है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है, करंट लायबिलिटी है। कारण लोन तो लंबे समय में चुकाया जाएगा, लेकिन इस पर जो इंटरेस्ट अराइज होता है वो आपको पे करना होता है। इसी कारण से अगर आपको कोई इंटरेस्ट दिखाई दे तो उसको करंट लायबिलिटी में ही लाएंगे। अब प्रश्न में जल्दी से ढूंढिए लोन या लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उधारी लंबे समय की। तो एक मुझे लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 1,50,000 दिख रहा है, और एक नीचे देखिए लोन अनसिक्योर्ड दिख रहा है 121। सभी लोग देख लीजिए।
ठीक है, चलिए अब नीचे की तरफ आते हैं अदर इंफॉर्मेशन में। तीसरा पॉइंट पढ़ लीजिएगा। इस 1.5 लाख में 7,500 इंटरेस्ट है। इसका मतलब है 1.5 लाख से 7,500 माइनस करेंगे और इस 7,500 को करंट लायबिलिटी में लाएंगे। यानी इस 7,500 का दो जगह हिसाब होगा, क्योंकि नीचे अदर इंफॉर्मेशन का पार्ट है। यानी इस 7,500 1.5 लाख से माइनस होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में गलती से आ गया इंटरेस्ट, और नीचे करंट लायबिलिटी में 7,500 चला जाएगा। आगे लिखते हैं द लोन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथेकेशन ऑफ प्लांट मशीनरी। इंफॉर्मेशन है कि प्लांट एंड मशीनरी गिरवी रखा गया, तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। सर ये 7,500 फॉर इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, इसकी मीनिंग है कुछ सर? इसका मतलब इसका मतलब है इंटरेस्ट दे था लेकिन आपने दिया नहीं। मतलब इंटरेस्ट अराइज हो गया लेकिन आपने पे नहीं किया। ड्यू का मतलब पे होगा क्या सर? नॉट ड्यू। देखिए सर, एक्चुअली हुआ क्या, इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह कंफ्यूज करने की कोशिश की है, क्योंकि एक्रू और ड्यू का मतलब एक ही होता है। जी सर, यही। ठीक है, एक जगह आके, लेकिन इन्होंने एक शब्द लिखा हुआ है इज इंक्लूसिव ऑफ 7,500 फॉर इंटरेस्ट एक्रूड। इंटरेस्ट एक्रूड हुआ क्या कि बैंकों में इंटरेस्ट अराइज तो हो गया, हो सकता है किसी कारणवश इन्होंने ये शब्द लिखा हो बट नॉट ड्यू, लेकिन मेरी जो समझ है वो कहती है इंटरेस्ट अराइज हो गया लेकिन आप लोग पे नहीं कर पाए, हो सकता है आपको पता नहीं चला या कुछ ऐसा कारण रहा, जो भी। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकलता वो निकलता ये है कि 7,500 दिखा लेकिन पे नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ये लायबिलिटी है, तो कौन सी लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी। और नीचे लिखा लोन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथेकेशन, यानी गिरवी रखा प्लांट मशीनरी, तो ये नीचे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। चलिए देखते हैं नोट 3। देखिए सिक्योर्ड मतलब जो गिरवी रखा है, तो सिक्योर्ड में टर्म लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 1.5 लाख में 7,500 माइनस किया, और नीचे देखिए सिक्योर्ड बाय हाइपोथेकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी लिखा, और अनसिक्योर्ड लोन 121 एज इट इज लिख दिया, दोनों को ऐड कर दिया। अब नीचे देखिए अदर करंट लायबिलिटी दिख रहा है, इंटरेस्ट 7,500 का जो था वो इसमें लिख दिया है। ठीक है, तो एक नजर से थर्ड नोट पूरा और फोर्थ का केवल फर्स्ट पार्ट देख लीजिए जल्दी से। इसमें सर जो 1,50,000 माइनस 7,500 इन्होंने ऐसे किया है, हम तो उसको मतलब उधर ले आके राइट साइड में जैसे हम शेयर कैपिटल करते हैं वैसे भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं सर, ये नोट्स का पार्ट बनेगा। नहीं, नोट्स की में ही सर, जैसे हम अभी इक्विटी शेयर कैपिटल में जैसे किया ना हमने लेस। हाँ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। देखिए नोट्स में अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर सर अगर मान लीजिए ये न लिखा जाए सिक्योर्ड बाय हाइपोथेकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो क्या सर इससे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ सर, फर्क पड़ेगा। एक्चुअली इंफॉर्मेशन है ये जानबूझ के वहां लिखा हुआ है, क्योंकि आप इसको अपने नोट के साथ इसको लिखें। ठीक है, तो ये सिक्योर्ड है, तो किस चीज पे सिक्योर्ड है कोई पूछेगा ना, तो ऑन द स्पॉट लिखना जरूरी है। जैसे ऊपर लिखा था ना अदर देन कैश, वैसे ही नीचे लिख दीजिए। चलिए अब वापस ऊपर की तरफ आते हैं अपनी प्रश्नावली में। तो देखिए इक्विटी शेयर कॉलिन एरियर हो गया है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो गई हैं। अब ढूंढिए और कोई लायबिलिटी है। डिविडेंड पेबल, देखिए क्रेडिट साइड दिख रहा है ना, लायबिलिटी बोलूं तो आप क्रेडिट साइड ढूंढिएगा। एक डिविडेंड पेबल दिख रहा है, ये लायबिलिटी है, और एक ट्रेड पेबल दिख रहा है फॉर गुड्स एंड एक्सपेंस, सबसे नीचे देखिएगा 2 लाख।
चलिए देखें, तो बैलेंस शीट में आते हैं। करंट लायबिलिटी अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था 4 होते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 दिखाई देते हैं। ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल, अदर करंट लायबिलिटी जो मुझे 1 साल में पे करना है, ठीक है, और इनकम टैक्स का प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता है। इनकम टैक्स का प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता है। तो ट्रेड पेबल 2 लाख गिवन है। अदर करंट लायबिलिटी में 7,500 का इंटरेस्ट गया था और डिविडेंड पेबल 60,000 का आ गया 67,500। तो ऊपर देखिएगा आप लोग 67,500 दिया है। अब वापस आइए, ढूंढिए इनकम टैक्स का कोई प्रोविजन। तो प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 68,000 दिख रहा है, तो इसको शॉर्ट टर्म प्रोविजन कहते हैं। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन देखिए, नोट 5 68,000 आ गया। इक्विटी एंड लायबिलिटी का आपने टोटल बैलेंस कर दिया 18,94,700, 18,94,700, ये टोटल आ गया। आप एक नजर से नोट 1 2 3 4 5 देख लीजिए और 1 2 3 4 5 जो पुट किया बैलेंस शीट में उसको देख लीजिए जल्दी से। सर जैसे पिछली बार हम लोगों ने इंटरिम डिविडेंड किया था, हाँ जी, वो चूंकि डिविडेंड पेबल में क्या अंतर है ये पूछ रहे हैं आप? नहीं सर, वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया था, तो हम लोगों ने क्या किया कि उसको एक तो एक्सपेंस में दिखाया, दूसरी चीज हमने उसको वो लायबिलिटी साइड दिखाई। हाँ सर, वो एक्सपेंस नहीं था सर, वो एप्रोप्रिएशन था। उसको मैंने नोट में माइनस किया था प्रॉफिट एंड लॉस से, ध्यान दीजिएगा। नोट में प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस से माइनस किया था और नीचे लायबिलिटी दिखा दिया था। वो एक्सपेंस में नहीं जाएगा सर, मतलब सर 2 जगह तो जाएगा ना सर वो? नहीं 2 जगह जाएगा, लेकिन अगर एक्सपेंस कहेंगे तो ये शेड्यूल 3 के प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो इंटरिम डिविडेंड या एक्सपेंस, हाँ तो एक्सपेंस वही प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंस में तो जाएगा वो, है ना सर? प्रॉफिट नहीं सर, जो नोट बनाते हैं ना प्रॉफिट लॉस, नोट 2 से माइनस होगा। अच्छा, वहां से रिजर्व सरप्लस वाले। हाँ सर बिल्कुल सही बोला, जो दिख रहा है ना सरप्लस प्रॉफिट लॉसेस से माइनस हो जाएगा। देख लीजिए सभी लोग इक्विटी एंड लायबिलिटी। बाकी लोग भी प्रश्न कुछ पूछना चाहें तो पूछ लें, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दोबारा कहेंगे मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बार सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन का बता दीजिए। मैं फिर से मैडम बता दे रहा हूँ। देखिए होता क्या है मैम, इसके लिए छोटी सी मैं आपको कहानी बताता हूँ। कंपनियों में खासतौर पर जो पब्लिक कंपनियां होती हैं, ये क्या करती हैं, एक ही सामान को गिरवी रख के 10 तरह का लोन ले लेती है। तो कंपनीज नियमावली 2013 में कहा गया कि कंपनी अगर कोई भी लोन लेती है बैंकों से तो उसको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। ये नियम है आरबीआई का। तो कंपनी ने लोन लिया और कुछ गिरवी रखा तो जो चीज गिरवी रखा उसका चार्ज क्रिएट होता है, यानी पेपर में उस पर्टिकुलर एसेट का चार्ज क्रिएट होता है और मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर में डिटेल जाती है रिपोर्ट कि ये वाला एसेट अब गिरवी रख दिया है इस लोन के लिए। यानी अब कोई भी दूसरा बैंक अगर लोन देता है तो वो क्या करेगा, वो पूरे एसेट की जांच करेगा कि ये कहीं गिरवी तो नहीं रखा गया है किसी बैंक में। तो ये इसको कहां से पता चलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पास जो चार्ज का रिपोर्ट होता है। ठीक है, इसी वजह से कंपनी ने कहा ये चार्ज वाली बात तो बैंक को पता चल गई, तो आम पब्लिक को भी पता होनी चाहिए। तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कंपनीज एक्ट में कि अब लोन की कभी भी बात होगी तो 2 तरह से, सिक्योर्ड यानी ऐसे लोन जो पूरी तरह से सुरक्षित है, उनके रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ गिरवी रखा हुआ है, और कुछ अनसिक्योर्ड लोन जिसमें गिरवी नहीं रखा गया है। ठीक है, तो अनसिक्योर्ड लोन कौन देता है, तो डायरेक्टर या आपसे जुड़े हुए लोग देते हैं। और जो बैंकों से लोन आता है वो गिरवी रख के आता है।
फिर आपके मन में प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, तो ये बड़े बड़े उद्योगपति लोन लेते हैं और लेके भाग जाते हैं, इसमें क्या है? क्या वो गिरवी नहीं रखते हैं? तो मैंने कहा बिल्कुल गिरवी रखते हैं। दो चीजें होती हैं, समझिएगा। भारत सरकार के कई ऐसी लोन है जिसमें कुछ गिरवी नहीं रखना होता है, जैसे मुद्रा लोन। मुद्रा लोन में कुछ गिरवी नहीं रखना है, आप ले सकते हैं, तो वहां घपले की गुंजाइश ज्यादा है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी लोन सैंक्शन होगा तो कुछ ना कुछ गिरवी रखा जाएगा, एंड देन उसके बाद फिर बैंक आपको लोन देगा। ये नियम पहले से चला आ रहा है। हाँ, उनके मानकों में कुछ ना कुछ घपला इन लोग ने शुरुआत के दौर में किया था, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है। अब तो ये तुरंत पकड़ में आ जाता है, अब लोन मिलना ही बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, इसी वजह से कंपनीज एक्ट में कहा गया कि जब लोन या लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात होगी तो इसको दो भागों में समझा जाएगा। एक होगा सिक्योर्ड, यानी जो कहीं गिरवी रखा होगा कुछ ना कुछ तब लिया होगा लोन, और एक अनसिक्योर्ड, जो लोन इस टाइप के होंगे जिसमें कुछ गिरवी नहीं हम लोगों ने रखा होगा। और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। सर चार्ज में भी सेकंड चार्ज फर्स्ट चार्ज ऐसा कुछ बनाते हैं ना वो लोग लोन हाँ लेते जी समय? सर, हाँ जी सर। जैसे फॉर एग्जांपल सर, आपकी बिल्डिंग 10 लाख की है, आपने एक 7 लाख का मशीन का लोन लिया, तो 10 लाख की बिल्डिंग पे 7 लाख तो यूज हो गया, 3 लाख और वैल्यू बची ना, तो उसको आप चाहे तो फिर अगली बार कोई लोन लेंगे 3 लाख का तो उस पर गिरवी रख देंगे। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट क्या करेगा, अपना 7 लाख का हकदार है, दूसरा वाला चार्ज 3 लाख का हकदार। राइट सर। ठीक है, चलिए और कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ लीजिए। पुराने समय में लोन लेने में बहुत घपला होता था, बहुत 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 ज्यादा होता था। कई तरीके थे, फिलहाल अब सारे तरीके खत्म हो चुके हैं, लगभग 99% खत्म हो चुके हैं। और कोई प्रश्न पूछना हो लाइबिलिटी में तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज 18,94,700 का अगर हिसाब हो गया हो तो हम लोग फिर आगे की तरफ मूव करें। चलिए मैं मान लेता हूं हो गया है। फिर अगला नोट, नोट 6। नोट 6 मैंने आप सभी को बताया था लॉन्ग टर्म एसेट्स। क्वेश्चन में आइए, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर ढूंढिए। तो दिख रहा है लैंड 2 लाख का, बिल्डिंग 3.5, प्लांट मशीनरी 525, फर्नीचर 50,000, और कोई एसेट नहीं दिख रहा है। ठीक है, अच्छा तीसरे पॉइंट पर कॉस्ट ऑफ एसेट दिया हुआ है, जरा देख लीजिए, 4 लाख, 7 लाख, 62,500। क्या मतलब है इसका? हमने कहा मतलब बहुत ही आसान है, नोट पे आइए, नोट 6। लैंड डेप्रिशिएबल नहीं होता है, तो लैंड देखिए जो ऊपर बैलेंस शीट में लिखा था वही लिखा है। बिल्डिंग जरा देखिएगा, नोट 3 पे देखिएगा, पहले वैल्यू क्या है, 4 लाख। ऊपर वैल्यू देखिए कितना है, 350, यानी 50,000 डेप्रिसिएशन है। 50,000 डेप्रिसिएशन कैसे पता चला? नीचे के साथ कॉस्ट लिखा है, ऊपर बिल्डिंग के साथ कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब है 4 लाख कॉस्ट थी, 350 आ रहा है, यानी 50,000 या तो बिका होगा या डेप्रिसिएशन। बिका की कोई डिटेल नहीं है, तो ये 50,000 डेप्रिसिएशन। नीचे आइए, देखिए देखिए 50,000 डेप्रिसिएशन। उसी तरीके से प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग की कॉस्ट लिख ली। ठीक है, और जो अंदर लिखा था ट्रायल बैलेंस के वो वैल्यू हमने बाहर लिखी, तो जो बच गया वो बैलेंसिंग फिगर है, बीएफ देखिए लिखा है ना, बैलेंसिंग फिगर, तो वो हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, तो पीटी में हमने पूरी ये डिटेल लिख दी।
बढ़े आगे। चलिए, जी सर। कोई मन में प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ लीजिए। पीपी का फुल फॉर्म होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शॉर्टकट में पीपी लिखते हैं हम लोग। नॉन टेंजिबल भी दे रहे हैं, टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल करके भी लिखते हैं हम लोग इसको। तो देखिए पीपी छठा नंबर है, 1125 आ गया। फिर आए करंट एसेट। करंट एसेट में मैंने आपसे बोला था क्या ढूंढेंगे, इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक, और क्या ढूंढेंगे, ट्रेड रिसीवेबल, और क्या ढूंढेंगे, अदर करंट एसेट, जिसमें बैंक, इन सब की डिटेल हम लोग निकालेंगे। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो इन्वेंट्री देखिए क्या है हमारे पास, फिनिश गुड की 2 लाख, रॉ मटेरियल 50,000, 2.5 लाख हो गया। ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख का है, एडवांस 42,700 का है, कैश एट बैंक 30,000 का, कैश एट बैंक 247 का, ठीक है। और सेकंड पॉइंट, ट्रेड रिसीवेबल 52,000 6 महीने से पुराना था। ये इंफॉर्मेशन है, यानी ब्रैकेट में लिखेंगे, सिर्फ ब्रैकेट में। पांचवा पॉइंट देखिए, इन्होंने कहा 2000 जो परफेक्ट बैंक है वो शेड्यूल बैंक नहीं है, ये भी इंफॉर्मेशन। सर ये हमें कैसे पता लग रहा है, जैसे ट्रेड रिसीवेबल 50,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ। हाँ, अब तो मतलब इसको एक बार पढ़ने से ये भी समझ में आ रहा है कि 6 महीने से, अगर ऐसा है 6 मंथ से ऊपर बोलो तो क्या इसको हम उसमें ले जाएं, क्या असेट्स में ले जाएं? ना है ये ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या होता है, ऐसे डेटर्स जिनको 1 साल के अंदर पे करना है, तो इनका कैटेगराइजेशन होता है। सरकार कहती है, कंपनीज एक्ट कहता है कि 6 महीने से जो पुराने हैं उनका अलग हिसाब करिए। इसलिए देखिए इन्होंने समझदारी से देखिए क्या लिखा है, आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स। शेड्यूल 3 का ही नियम है कि 6 महीने से पुराने वालों का अलग हिसाब किया जाए, इंफॉर्मेशन डिटेल अलग से दी जाए। इसका मतलब और कोई वो फाइनेंशियल ट्रीटमेंट्स नहीं है? हाँ, इसका भी कोई फाइनेंशियल ट्रीटमेंट नहीं है, पहले वाले का भी नहीं है और पांचवे वाले का भी नहीं है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो जरा देखिए सर, इन्वेंट्री में 50,000 2 लाख ऐड कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल देखिए क्या किया इन्होंने, 52,000 अलग कर दिया, ठीक है। और टोटल था कितना, ऊपर देखिएगा सर, ट्रेड रिसीवेबल ऊपर था कितना, 2 लाख का था। अब हमने इसको 2 पार्ट कर दिया, 6 महीने से कम और 6 महीने से ज्यादा। तो देखिए 6 महीने से कम 52,000, 2 लाख से माइनस करिए तो 148, ये अदर पार्ट आ गया जो 6 महीने से कम है। देख लीजिए उसी तरीके से नीचे कैश एंड बैंक में देखिए, कैश एंड बैंक लिखा विद शेड्यूल बैंक, टोटल था 247, तो 2000 परफेक्ट बैंक पे पास है 2000, तो शेड्यूल बैंक जो है उनके पास कितना है 245, कैश इन हैंड 30,000 है और कोई बैलेंस नहीं है तो 277 इसका आ गया। यानी बैंकों की जब बात करते हैं तो हमको ये बताना होता है सरकारी बैंक कौन से और अदर बैंक सरकारी कौन से, यानी जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के शेड्यूल में आता है वो शेड्यूल बैंक है। तो शेड्यूल बैंक की इंफॉर्मेशन अलग जाती है, अदर शेड्यूल बैंक की अलग जाती है। इसलिए कहा जाता है कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो और नोट्स अकाउंट को अच्छे से पढ़िए, वहीं से सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। ये भी पता चल जाता है 6 महीने से पुराना कौन है, ये भी पता चल गया अदर बैंक कैश क्या है, तो ये भी पता चल गया कि कौन सा शेड्यूल बैंक में रखा है, कौन सा नॉन शेड्यूल में रखा है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए 7, 8, 9 को, फिर आगे की वर्किंग करते हैं। सर अगर ये रूल फॉलो नहीं किया है, मान लीजिए ट्रेड रिसीवेबल 6 मंथ वाला नहीं दिखाया है 2 पार्ट में, सीए ने मतलब किसी रिपोर्ट में नहीं है, तो फिर सर वो रिपोर्ट क्या मानेंगे, सही मानेंगे? देखिए रिपोर्ट तो गलत हो ही नहीं सकती है सर, वो कहेगा कि सर एरर है, मैं जल्दीबाजी में दिखा नहीं पाया। लेकिन तरीका क्या है ध्यान दीजिएगा सर, हमको कभी भी कोई चीज बनानी है तो कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना है। और शेड्यूल 3 कहता है कि जो मानक बन गए हैं उन मानकों को पूरा मानना है, तभी पब्लिक डोमेन में ये सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से
सही तरीका यही है कि 6 महीने से कम 6 महीने से ज्यादा को अलग अलग किया जाए। मैं तो इनफैक्ट मैं जब रिपोर्टिंग करता हूं तो बैंक अकाउंट नंबर तक लिख देता हूं। नहीं तो सर क्या बैंक बैलेंस को भी 6 महीने और 6 महीने में बांटेंगे? नहीं सर, वो बैंक को नहीं करते। ये सिर्फ नियम आपका डेटर्स के लिए है। ये सिर्फ नियम डेटर्स के लिए। बैंक के लिए नियम क्या है कि आप उसको शेड्यूल और नॉन शेड्यूल के बीच में बांटें। ठीक है सर। सर छठा पॉइंट भी कुछ लिखा हुआ है। हाँ हाँ, वो मुझे पता है, वो उसी पे मैं कुछ बताने जा रहा था। अगर ये हो गया हो तो बताऊं। अब सर देखिए हुआ क्या, छठा पॉइंट आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। क्या लिखा हुआ है? द कंपनी हैड कॉन्ट्रैक्ट द कंपनी हैड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द इरेक्शन ऑफ मशीनरी एट 1.5 लाख विच इज स्टिल इनकम्प्लीट। कंपनी ने क्या किया? एक मशीन को चालू हालत में रखने के लिए 1.5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो अभी कंप्लीट नहीं है। अब इसको दोबारा से पढ़िए क्या लिखा है। क्या एसेट मैं अपने यहां लगा रहा हूं या ये क्या एसेट मैं किसी और के यहां लगा रहा हूं? सर किसी और क्या लगा रहे हैं सर? अब नीचे नोट देखिए सर, आपके सामने नोट लिखा हुआ है, जरा इसको पढ़िए। पढ़ लिया आपने? अब देखिए शब्दों का ही खेल है सारा। दोबारा से पढ़िए इस लाइन को, छठे पॉइंट को। द कंपनी हैड कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट था फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी एट 1.5 लाख विच इज स्टिल इनकम्प्लीट। यानी मशीन को चालू अवस्था में रखने के लिए, मतलब चालू अवस्था में लाकर स्टार्ट करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट था, जो अभी कंप्लीट नहीं है। लेकिन और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, और एक साथ प्लांट एंड मशीनरी 5-25 दे रखा है। अब क्या किया जाए? नीचे देखिए 5-25 वाले पार्ट में कुछ नहीं किया इन्होंने, देख लीजिए। इसका मतलब क्या है? तो इसके देखिए दो मतलब हो सकते हैं। ठीक है, दो मतलब में क्या हो सकता है? या तो 5-25 से 1.5 लाख आप माइनस करिए और इसको वर्क इन प्रोग्रेस में लिखिए। 5-25 में से 1.5 लाख माइनस करिए और इसको वर्क इन प्रोग्रेस में लिख लीजिए। या फिर दूसरा तरीका क्या है? आप मान लीजिए 5-25 के अंदर सभी चीजें शामिल, लेकिन मन में यह प्रश्न उठता है कि जो चीज कंप्लीट नहीं हुई उस पर आप डेप्रिसिएशन कैसे लगा सकते हैं? ठीक है, तो इस संशय को मन में रखते हुए ही आप कोई प्रश्न करिएगा। यानी अगर मैं करता इसको तो मैं 1.5 लाख 5-25 से माइनस करके उसको मैं वर्क इन प्रोग्रेस में ले जाता। यानी कार्य अभी भी चल रहा है एसेट के ऊपर, तो वर्क इन प्रोग्रेस एसेट में ले जाता है। सर 1.5 लाख, सर 1.5 लाख 5-25 से क्यों माइनस करते? पहले 7 लाख से 1.5 लाख माइनस करते, उसके बाद जो आता उसमें से डेप्रिसिएशन निकालते। बिल्कुल आपने सही। देखिए सर दोनों एक ही चीज है, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर ही डेप्रिसिएशन आएगा। बैलेंसिंग फिगर ही डेप्रिसिएशन आएगा। हाँ, लेकिन सर हम 5-25 से जब 1.5 लाख माइनस करेंगे, देखिए सर खेल है, सिर्फ बैलेंसिंग फिगर का खेल है, क्योंकि इन्होंने डेप्रिसिएशन तो दिया नहीं कितना है। जी सर, इसी वजह से तो गड़बड़ हो रहा है सारा। नहीं, अगर 7 लाख सर, अगर 5-25 से 1.5 माइनस करेंगे तो इसका मतलब है कि हमने इस 1.5 लाख रुपए डेप्रिसिएशन ले लिया। हाँ बिल्कुल ले लिया। अब आप एक काम करिए, 7 लाख से भी माइनस करिए तो आंसर देखिए वही आ रहा है। नहीं, आंसर तो सर सेम आएगा, आंसर तो सर सेम आएगा। जी जी, तो आप अपने हिसाब से उसको कर लीजिएगा, आप ऊपर ही माइनस कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब क्या करते हैं? अब एक काम करते हैं, इसको सर ऐसे कर सकते हैं, इसको इस फिगर को उसमें लाने के लिए हम मतलब वो वाला काम इसमें नोट में करके कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। प्रभाव क्या पड़ेगा एसेट में मैं बता रहा हूँ। 11-25 दिख रहा है सर? ये 11-25 के 2 पार्ट हो जाते हैं। ठीक,
11-25 के जी दो सर। पार्ट होते हैं, एक होता 975 और एक होता 1.5 लाख। जी तो सर। 975 पीपीई में चला गया, 1.5 लाख वर्क इन प्रोग्रेस में चला गया। राइट। अब इस प्रश्न को दोबारा से सभी लोग कर लीजिए प्लीज, ताकि ना आए फिर से पूछ लीजिए। इलस्ट्रेशन 8 सभी लोग दोबारा से कर लीजिए प्लीज, ना आए फिर से बोल दीजिए नहीं आया, मैं दोबारा बता। सर ट्रेड रिसीवेबल में जो लिखा है डेब्ट्स आउटस्टैंडिंग फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 6 months, जी जी उसके सर नीचे लिखा अदर डेब्ट्स, जी। जबकि है ये दोनों ट्रेड रिसीवेबल। तो हाँ, क्या सर। ऐसे भी लिख सकते हैं डेब्ट्स आउटस्टैंडिंग फॉर ए पीरियड लेस देन 6 months, अदर डेब्ट्स सर की जगह? बिल्कुल सही बोला आपने, आप बिल्कुल यही लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोग क्वेश्चन करते रहिएगा, मैं आप लोग में से ही कुछ चीजें लोगों से पूछता रहूंगा, लोग अपना जवाब देते रहेंगे, बाकी लोग अपना प्रश्न करते रहिएगा। तो जिनसे बोलूंगा केवल वही जवाब देंगे। आदेश जी, आदेश कुमार मिश्रा जी अनम्यूट कर लीजिए, बाकी लोग क्वेश्चन करते रहिए। सर ये बताइए, आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है ये कंपनी में, बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस में? नहीं सर, जितना आपने बताया वो तो क्लियर है, उसमें तो डाउट नहीं है ज्यादा। मेन ये सर एक चीज ये पूछना था। हेलो जी जी जी। हेलो सर, अगर प्रैक्टिस के लिए मतलब यहाँ के अलावा कोई क्वेश्चन भी मिल सकते हैं क्या? नहीं सर, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन दे दूंगा, लेकिन सर शर्त क्या है, पहले यहाँ के 8 क्वेश्चन कर लीजिए और इस 8 में भी गिनती के 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो इसको लगा लीजिए, फिर मैं आपको तुरंत दूसरा क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है सर, म्यूट कर लीजिएगा। आकांक्षा मैम, आकांक्षा यादव मैम अनम्यूट कर लीजिए। आकांक्षा मैम, ठीक है कोई बात नहीं। अंकिता दुबे मैम आप अनम्यूट कर लीजिए, बाकी लोग अपना क्वेश्चन करते रहें। अच्छा जी, हाँ मैडम जी कह रहा था वो डॉटर की आईडी से खुला है। सॉरी सॉरी कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे यही दिख रहा है, कोई बात नहीं। सर ये बताइए, आपको कोई दिक्कत है बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस में? अब मुझे एक्चुअली ये पूछना था, जो जैसे सर ये बैलेंस शीट में जो सीक्वेंसिंग है, शेयर होल्डर नॉन जो 1 2 3 4, क्या इसमें ऊपर नीचे हो सकता है क्या? सर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको जैसे मन है वैसे कर लीजिए। मैं 3-4 बार जब आपको कराऊंगा तो ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग आपको याद हो जाएगा। ओके नहीं, एग्जाम में मान लो इधर उधर होता है तो क्या उसका कुछ? नहीं सर, देखिए ऐसा है कि मेरा मानना क्या है कि क्वेश्चन सही होना चाहिए, बैलेंस शीट सही होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके ठीक है, वही पूछना था। ओके अनुज सिंह जी, अनुज सर अनम्यूट कर लीजिए, बाकी लोग क्वेश्चन करते रहिए। अनुज सर, ओके सर, कोई बात नहीं सर, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ आपका हो गया है। आशीष कुमार सर। यस सर। सर बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस में कोई कंफ्यूजन आ रही है सर? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, चंद्रप्रकाश सर आप बता दीजिए, कोई दिक्कत आ रही सर? सर अभी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन सर 2 क्लास छूट गई है हम लोग की, 22 और 23 की। कोई दिक्कत नहीं सर, निश्चिंत रहिए। ठीक है, बस बाहर थे ऑफिस के काम से। कोई दिक्कत नहीं सर, हम इसीलिए पूछ रहे हैं। 1 to 1 मेरा मकसद यही है कि देखिए, हमारा मकसद ये है, कोई फंस गया है तो उसको अलग से टाइम देके निकाल लिया जाए। ठीक है, तो सर ये चीज और पूछना था। हाँ, सर कोई शेड्यूल 1 भी, शेड्यूल 1 शेड्यूल 3 दो फॉर्मेट होते हैं क्या? नहीं शेड्यूल 3 फॉर्मेट होता है, अभी हम फिलहाल यही मान के चल रहे हैं।
अच्छा, मतलब हम लोग के सर जो एग्जाम में यही शेड्यूल 3 आएगा ना सर? हाँ सर 100% यही है। ठीक। एक आईडी है माई इंडिया करके, तो अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। नाम नहीं पता, माफ करिएगा। माई इंडिया करके अनम्यूट कर लीजिए, बस ये बता दीजिए आया कि नहीं, या फिर मैसेज से बता दीजिए। के जी आपका, के जी के नाम से है। दीक्षित जी आप बता दीजिए, बस इतना बताना है आ गया कि नहीं। हाँ जी सर ये तो आ रहा है समझ में, जी लेकिन जी। ट्रायल बैलेंस की सर क्लासेस नहीं हो पाई मेरी, तो सर आप निश्चिंत रहिए सर, कोई इशू नहीं, बस जो अभी बता रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। हाँ, ये आ गया तो सर हाँ सर जो क्वेश्चन होता जा रहा है वो आता जा रहा है, जब भी जी, नया जी। क्वेश्चन करने बैठते हैं कोई नई चीज आती है तब फिर वहां पे दिक्कत हो जाती कोई दिक्कत नहीं सर, हम लोग मेहनत करेंगे, कहीं दिक्कत आएगी तो उस दिक्कत से पार पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। है। बस आना चाहिए, अभी समझ में आना चाहिए। कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पा रहा सर। कोई दिक्कत नहीं सर, है क्या दिक्कत, मैं आपको बात बताऊं। अभी आप शायद दूसरी तीसरी चौथी या पांचवी क्लास कर रहे हैं। हाँ, Right, मुझे sir. मुझे पढ़ाते हुए सर 22 से 23 साल हो गया, कई बार हम भी फंस जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, करें फिर से आएगा, कोशिश करते जाएंगे। ठीक है, ठीक सर। कविता जी, कविता मैम। जी सर समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है मैम। प्रीति मैम आपका बता दीजिएगा। प्रीति मैम। हाँ जी सर, ओके सर। ठीक, थैंक यू। राजकरण सर आपको आ रहा है? राजकरण सर आ रहा है आपको? सर आज पता चल रहा है कि कितने लोग क्यों लगा के भाग जाते हैं। ऐसा नहीं, राजकरण सर अटेंड करते हैं, ये हमको पता है। ऐसा नहीं है सौरभ, हो सकता है कुछ लोग डर के मारे बिना बोल। नहीं कोई बात नहीं सर, मेरा पूछने का सिर्फ एक मकसद है, मकसद ये है कि मान लीजिए किसी को दिक्कत हो रही है तो मैं इंडिविजुअली उनको अलग से टाइम देके बता दूं। राजकरण सर मान लेते हैं आपका हो गया, संजय सर, सौरभ सर, आप लोग का? हाँ जी सर हो गया। ठीक है सर एसएनवी से पूछ लीजिए। हाँ एसएनवी आप सर जो भी हैं, मैडम है जो भी हैं वो सत्या है, सत्यानंद वर्मा। हाँ सर, सत्या सर आप बता दीजिएगा, कोई दिक्कत हो। सत्या सर अनम्यूट कर लीजिएगा। चलिए मैं मान लेता हूं आ रहा है आप सभी लोग को। प्रश्नावली एक बार फिर से देख लीजिए, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज कल का होमवर्क जो रहेगा वो आपका रहेगा 6, 7, 8। 6, 7, 8 3 क्वेश्चन रहेंगे। मैं आपको कल परसों 2 दिन और बैलेंस शीट का प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन कराऊंगा अलग अलग किताब से। आप 5, 6, 7, 8 कर लीजिएगा। 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 बस ये 4 क्वेश्चन लगाने हैं आप सभी लोगों। अगर लगा लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो कल से हम लोग नया क्वेश्चन मतलब नए टाइप का क्वेश्चन लेके करना स्टार्ट कर देंगे। किताब का लिंक मैं आप सभी लोगों को दे दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, कोई कंफ्यूजन ना। तो फिलहाल अभी इसी से 5 क्वेश्चन लगाएंगे आप लोग। मन में और पांचवा क्वेश्चन कौन सा है? 5th क्वेश्चन सर ये है आपका, ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, ओमेगा लिमिटेड। नहीं सर, जैसे टोटल आप सर 5 क्वेश्चन बता रहे हैं, तो अभी आपने केवल 5, 6, 7, 8 बताया। सॉरी, तो 5, 6, 7, 8 ही करिएगा, 4th तो नहीं करना है सर, 4th नहीं करना है, 5, 6, 7, 8 ही करिएगा, गलती से बोल दिया मैंने। ठीक है, 5, 6, 7, 8 ही करिएगा सब लोग। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन कर लीजिएगा, बाकी इसके अलावा मैं आप लोगों को कल से होमवर्क देना स्टार्ट कर दूंगा, तो लगाते जाइए, क्वेश्चन पूछ लीजिए। सर एक चीज और पूछना था सर, 22 और 23 में सर आपने क्या कराया था? जैसे मान लीजिए सर अगर यही क्वेश्चन कराया था
हाँ तो जी, सर जी। आप पढ़ा ही रहे हैं, उसी में कवर हो जाएगा। लेकिन कोई अगर कोई दिक्कत नया नहीं। टॉपिक पढ़ाया था तो नहीं नहीं सर, देखिए अभी तो मैं 5, 6, 7, 8 ये सारे क्वेश्चन 1 to 1 मैंने कराए हुए हैं, और 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा, कंफ्यूजन होगी तो कल पूछ लीजिएगा, कंफ्यूजन अगर नहीं होगी तो हम लोग आगे के क्वेश्चंस लगाएंगे। मतलब सर अभी आप 22-23 में भी यही क्वेश्चन हुए थे भाई। हाँ सर, यही हुए होंगे, इसी के आसपास ही हुए होंगे। हाँ सर, यही चल रहा था। अच्छा, मतलब कोई नया टॉपिक नहीं है सर? नहीं नहीं सर, अभी तो ठीक है सर। ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं सभी लोग को आ गया है, और फिर कल हम लोग मिलते हैं, कल करेंगे इसी के आगे। लेकिन प्लीज सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है, सब लोग क्वेश्चन जरूर करके आइए, ये जो मैंने आपको लिंक शेयर किया, ठीक है सर ठीक एक है। चीज पूछनी थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर अगर इंडिविजुअली टाइम सर कितना कब देना चाह रहे हैं, अगर मतलब हो तो हम सर अलग से कुछ पूछ ले। हाँ सर, आप अलग से पूछ सकते हैं, लेकिन अलग में सर ये दिक्कत होगी कि कुछ बहुत मेजर प्रॉब्लम हो तो अलग से जो भी टाइम होगा अलग से वो मैं आपको बता दूँ। जी जी ठीक सर। ठीक है, तो आपने जी सर। हाँ ऐसा कर लिया करो, सर को व्हाट्सएप पे वॉइस नोट से अपने क्वेश्चन डाल दिया करो, तो सर वॉइस नोट से ही रिप्लाई हाँ, हाँ। करने जल्दी हो जाएगा। जी जी हाँ हाँ, ये भी सही है जो है। हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ ठीक सर। ठीक है सर, तो फिर आज का क्लास हम लोग ओवर करते हैं, ठीक है। गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।